इसमें कोई भी एक चीज़ में भी अगर कोई ये कह दे कि ये गलत है और सिचुएशन, तो देखिए ना, सिचुएशन मैं इसलिए कहता हूँ, ये रिमाइंड इसलिए करवाना पड़ता है कि आज सुबह भी जब मैं आ रहा था इधर तो एक साहब ने मेरे से पूछा कराची में कुछ होगा भी या नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम कि भाई दुनिया बदल चुकी है और आप अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कराची में कुछ होगा या नहीं होगा। आई मीन कराची जाके देखिए, खुद देख लें। और मैंने जो 10 मिनट की एग्जांपल दी थी वो भी आपके सामने है। और अब आज अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ग्रुप को कहें या सब मिल के कि 10 महीने तक प्लान कर लें और शहर को बंद करवा दें, तो ये एक इतना बड़ा चेंज हुआ है। और ये पूरा प्लान के तहत था कि 2013 के इलेक्शन से पहले ये प्लान किया गया था कि ये हमने करना है, इस तरह से हमने फिक्स करना है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो मैं सितंबर की बात कर रहा था, सितंबर 2013 में जो आर्टिकल आई थिंक 147 है जिसके तहत रेंजर्स को पावर्स दी गई थी एडिशनल, वो जुलाई में काम करना शुरू किया था। और उसका जनरल कियानी और आज जो डीजी रेंजर्स हैं वो उनके स्टाफ के सीनियर मेंबर थे, जो डीजी रेंजर्स कराची, और वो भी उसके विटनेस हैं जुलाई 2013 में। और मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल राहिल शरीफ, बट आप लोग जो है ना माशाल्लाह मीडिया, वो उसका भी क्रेडिट उनको देता है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, किसी राहिल शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है। तो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मेरा ख्याल है क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, क्योंकि हमेशा जो मुश्किल हालात होते हैं उसका जो पहला कदम होता है वो होता है बड़ा मुश्किल फ़ैसला। क्योंकि ये चीज़ें आसान, जिस तरह मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अच्छी नहीं है ऑपरेशंस के हवाले से, चाहे कराची का ऑपरेशन हो, चाहे MRD मूवमेंट 1983 में ऑपरेशन हो, या बलोचिस्तान में 2-3 ऑपरेशंस हुए हैं, ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ था, तमाम के तमाम बैकफायर। द ओनली सक्सेस स्टोरी अबाउट ऑपरेशन इज़ ये कराची का ऑपरेशन और ये पूरे पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब 9/11 नहीं 9/0। तो उसके जो मुलज़िम हैं वो क्या सब देखिए, मैंने कहा कि वो जो चेंज होता है ना, एक तो वो नोट करना पड़ता है। कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन दिल्ली गए 2004 में, और वहाँ जो उन्होंने स्पीच की वो ज़्यादा डैमेजिंग थी जो अगस्त 2013 में उन्होंने की थी। दिल्ली का एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है ना, वहाँ वो उनसे लीडर से मिल रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि पार्टीशन हमने किया था माइग्रेशन का। और वो उस वक्त कोलिशन पार्टनर थे किसके? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कोलिशन पार्टनर थे। और अभी वो अल्ताफ़ हुसैन इज़ हिस्ट्री एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न। आप खुद देख लें कि MQM लंदन को खुद MQM नहीं रिकगनाइज़ करती है। फारूक, सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, जिस तरफ भी आप देख लें कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। अब आपने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन, मेरा ख्याल है रेड वारंट भी चौधरी निसार ने निकाले। हमने इमरान फारूक केस जो था चौधरी निसार ने यहाँ शुरू कराया ताकि उससे ऊपर, और चौधरी निसार की जो नंबर 1 तरजीह है जब ब्रिटिशर्स के साथ वो मिलते हैं वो यही है कि जी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो हमारे केसेस हैं उसमें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट से तावन नहीं कर रही, इंडिविजुअल को, जिस तरह बशीर जो है कौमी सलाम जी उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा वेटेज दे रही है इंस्टेड के रियासत पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वो हैंडल कर रहे हैं, उसमें फॉरेन पॉलिसी के भी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उस हद तक उन्हीं से बात की जाए कि ब्रिटिशर्स का क्या। ये बताइए कि आप चूँकि मुसलसल समातों में मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी पनामा का फैसला महफूज है, तो आपको इसके महफूज होने पर खुशी है या आने पर खुशी होगी? आने पर ज़्यादा खुशी होगी। महफूज का सिर्फ इस वजह से कि मेरा ख्याल है एक आपको भी पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में एक बेचैनी है कि वो कब आएगा। जब बेचैनी होती है तो एक, जिसको हम इकोनॉमिक्स में अनसर्टिनिटी कहते हैं, वो बिज़नेस के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सब एक वेट एंड सी होता है। आप स्टॉक मार्केट देख लेना, जब से इंतज़ार हो रहा है उससे स्टॉक मार्केट की बुरी हालत है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट की आप इमेजिन करें कि दुबई में कोई बिजनेसमैन है तो वो भी वेट एंड सी कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा फिर उसके बाद होगा क्या, किस तरफ पाकिस्तान जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो जो आपने सवाल पूछा था कि जितना जल्द आएगा उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा। वैसे भी एक क्वेश्चन, एक बड़ा आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आपने
जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम एक शुरू किया था, बड़ा जो टारगेट था उसका कि 31 इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे या रीस्ट्रक्चर करेंगे, वो इन द मिडल ऑफ वे आप छोड़ के आप गवर्नर माशाल्लाह बन गए, तो वो प्रोग्राम कहाँ पे है? क्या कोई पेश आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैंने खुद सोचा कि अब मैं गवर्नर बन जाऊँ तो जाहिर सी बात है, एक फ़ैसला था हुकूमत का और हुकूमत ने फ़ैसला किया। हुकूमत वज़ीर आज़म समझते हैं कि जी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन। मैं अब भी ये यकीन के साथ कहता हूँ कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक इतना बड़ा बर्डन है पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की मईशत पर, कि जब तक उसको फिक्स नहीं किया जाएगा उसमें थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, तो जो भी है उसमें मेरा ख्याल है इक़दामात इस हुकूमत को भी लेने होंगे, आइंदा आने वाली हुकूमत को भी। लेकिन आपने चूँकि ये सवाल पूछा तो मैं एक ज़रूर अपोजिशन के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मेरा ख्याल है जो इतने अहम इश्यूज़ होते हैं, नेशनल इश्यूज़, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि ये इसका जवाब दे देना कि जी हम प्राइवेटाइजेशन या निजकारी को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन जिस तरह से हुकूमत कर रही है हम नहीं सपोर्ट करेंगे। अब उसका ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आपको किस चीज़ में कमी नज़र आ रही है, कि उसका जो प्रोसेस है उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आ रही तो आप पॉइंट आउट करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्योंकि हमें 20 करोड़ आवाम को देखना है, ये पॉलिटिक्स करना और आप उठ जाएं ये कह के सेनेट से या नेशनल असेंबली से या कमेटी से कि जी हम नहीं होने देंगे क्योंकि आप अपने वो उनको क्रोनीज़ को देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत ये होगी, और मैं ये कहता था और अब भी कहता हूँ कि ये हमारा सोल्यूशन है। अगर आप समझते हैं इससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है तो आप बताएं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सिंपली ये कह दें कि जी हम नहीं होने देंगे। ये ना फैमिली में ये एक सही तरीका होता है, ना ही एक बिज़नेस में सही तरीका होता है, ना आपकी जॉब में ये सही तरीका होता है कि आप भी जाके अगर कहेंगे कि सही नहीं कर रहे हैं तो आपका बॉस या आपके कोलीग्स पूछेंगे तो फिर सही तरीका क्या है। तो मेरा ख्याल है नेशनल लेवल पर डिसीजन जो है हमें सपोर्ट करने चाहिए। जी, क्या जो है हर क्रेडिट राहील शरीफ को दे दिया, तो क्या आप शुक्रिया राहील शरीफ नहीं कहना चाहेंगे कराची ऑपरेशन पे? अभी तो मैं तो ये कहता हूँ कि राहील शरीफ को अब वो उनको एक ऐसा लार्जर देन लाइफ बना दिया कि जब वो ज़मीन ले रहे हैं जो कि उनका हक बनता है तो वो कह रहे हैं ये राहील शरीफ ले रहे हैं। भाई राहील शरीफ एक नॉर्मल एक जनरल थे जैसे बाकी जनरल्स थे और उनका हक बनता है, या उन्होंने वो जो जॉब ली है उस पर सब हैरान हो गए कि जी पैसों की खातिर ले रहे हैं। इज़ अ नॉर्मल पर्सन एंड लेट्स बी फेयर विद हिम कि उनको लार्जर देन लाइफ ना बनाए कि उनके लिए भी मुश्किल आ। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आप उठा लेना, रेंजर्स क्या मौजूद नहीं थी, फौज मौजूद नहीं थी, क्या पीपल्स पार्टी नहीं मौजूद थी, क्या MQM मौजूद नहीं थी, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। तो एक नया एलिमेंट क्या आया था? नया एलिमेंट ये आया था जून 2013 में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। दैट वाज द डिफरेंस। 2012 में भी उतनी ही प्रॉब्लम था कराची में, 2010 में भी, 2008 में भी, 2002 में भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ के, क्योंकि कोई भी रीज़न क्या था, हर एक शख्स चाहता था, हर स्टेक होल्डर चाहता था कि अमन हो, लेकिन पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ जब तक आप करते रहेंगे कभी अमन नहीं आता। और मैं आपको ये बता दूं, एज गवर्नर मैंने DG रेंजर्स को भी, कोर कमांडर, IG पुलिस, कोई भी हो, डोंट इवन कम टू मी कि जी ये अरेस्ट हुआ, मैं कभी जाके किसी की सिफारिश नहीं करूँगा, चाहे वो छोटे से छोटा वर्कर हो, चाहे वो PMLN का हो या MQM पाकिस्तान का हो या जो भी हो, बिकॉज छोटा सा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया एंड देन यू स्टार्ट गिविंग इन टू ऑल द बैड थिंग्स एंड देन यू हैव अ मॉन्स्टर, और आपको स्टेट को समझ नहीं आ रही होती कि उसको डील कैसे करें। तनाज़ा है सिंध और वफाक के दरमियान, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और आपने 10 महीने का चैलेंज दिया है, किसी भी सियासी जमात को अगर वो चाहे तो कराची को बंद करा सकती है। मैं भी दे रहा हूँ बिल्कुल 10 महीने का, मतलब एक तो देखें, मैंने जिस तरह अपनी तकरीर में भी पीपल्स पार्टी की भी तारीफ़ की अमन लाने के हवाले से, MQM पाकिस्तान की भी तारीफ़ की अमन लाने के हवाले से। देखें इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, पॉलिटिकल रिएक्शन होता है, सो ओवरऑल अगर देखें कि वो पॉलिटिकल रिएक्शन उस तरह से नहीं था नेगेटिव जिस तरह से पहले कोई भी कुछ होने जा रहा होता था तो उसका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता था। तो उस हवाले से यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द प्लेयर्स। गवर्नर साहब ये बताएं कि रेंजर्स की तैनाती कितने अरसे आपको लगता है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा? और ये देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अमन आया
हमने इकनॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उस इकनॉमिक इनिशिएटिव को सक्सेस को इंश्योर करने के लिए रेंजर्स का कवर बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एलिमेंट्स, हमें तो ये नहीं पता कि वो छुप गए हैं कहीं जाके या ख़त्म हो गए, लेकिन हम वो उस खुशफहमी में नहीं रहना चाहते। जिस तरह से अमेरिका आया था अक्टूबर 2001 में और पहले दिन अटैक किया, उन्होंने तो सब समझे कि तालिबान हिस्ट्री है। आज 16 साल के बाद तालिबान इज़ द मेन प्लेयर इन अफगानिस्तान। कराची के हवाले से कब तक रहेंगे? मैंने कहा ना कि जब तक हम समझते हैं कि ये 100% हमने अचीव कर लिया है एंड इट विल नेवर कम बैक इंशाल्लाह ताला। वो जो कराची था, जो कराची में सन 85 के बाद होता रहा है, वो कराची इंशाल्लाह ताला कभी नहीं आएगा। ये तो मेरी कमिटमेंट है। ईडी ख्वाजा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और आईजी पुलिस। जरदारी साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन ईयर, आप समझते हैं इस इलेक्शन होने जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी के हेड के तौर पर वो उनके अगर समझते हैं कि ये कहने से एंथुसियाज्म आएगा और पीपल्स पार्टी में एक जान पड़ेगी तो ठीक है अगर वो समझते हैं, बट इलेक्शन अब आएगा या 2018 में आएगा, अब तो बहुत ही 1 साल का अरसा रह गया। थैंक यू वेरी मच।